बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। चलो, अच्छी बात है बेटा। अपन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम डार्विन की थ्योरी पढ़ चुके थे, जिसको हमने कहा था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। हमने पूरी की पूरी डार्विन की थ्योरी पढ़ ली थी तथा डार्विनवाद की आलोचनाओं के बारे में भी पढ़ लिया था कि डार्विनवाद की क्या कमियां थी। डार्विन के बाद कार्बनिक विकास को समझाने के लिए एक और नई थ्योरी आई, जिसको अपन बोलते हैं उत्परिवर्तन सिद्धांत। इस उत्परिवर्तन सिद्धांत को ही इंग्लिश में बोलते हैं बेटा म्यूटेशन थ्योरी। इसी को बोलते हैं अपन म्यूटेशन थ्योरी। इस म्यूटेशन थ्योरी को हुगो डीवरीज नाम के वैज्ञानिक ने दिया। कौन से वैज्ञानिक ने दिया? हुगो डीवरीज नाम के वैज्ञानिक ने दिया। और इस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग किए, वो किए बेटा संध्या प्रिमरोज नामक पादप पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज। इस इवनिंग प्रिमरोज नामक पादप पे अपने प्रयोग किए। इस पादप का बोटनिकल नेम है, वो है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। चले भैया, अब इन्होंने अपने प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पे कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या कंक्लूजन निकाले? देखिए, मैं समझाता हूं इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। इन्होंने कहा कि मान लीजिए अपने पास एक जीवों की जनसंख्या है, उस जीवों की जनसंख्या में ए जाति के जीवों की जनसंख्या है। कौन सी जाति के जीवों की जनसंख्या है? ए जाति के जीवों की जनसंख्या है। तो ये क्या कहता है? ये ए जाति के जीव अचानक से बदल जाते हैं किसमें? बी जाति के जीवों में। मतलब इस ए जाति से अचानक से एक ही बार में क्या बन गई? एक नई जाति बन गई, बी जाति बन गई। मतलब ए से जब बी जाति बनी तो इसमें कोई भी मध्यवर्ती अवस्था नहीं थी। ए से तुरंत अगली ही पीढ़ी अचानक से क्या बन गई? जी जाति, बी जाति बन गई। हमने कहा कि यार ए से बी जाति कैसे बन गई? बोला ए से बी जाति बनी, वो अपने पास बनी बेटा अचानक। कैसे बनी? अचानक। हमने कहा कि अचानक तो बन गई। क्यों? क्योंकि एक की जो अगली संतति आई, अगली संतति अचानक से वो बी जाति के रूप में आ गई। वो अचानक तो आ गई, लेकिन अचानक आई क्यों? बोला अचानक आई। क्यों आई? क्योंकि इसमें क्या हुए? इसमें हुए कुछ बड़े परिवर्तन। अचानक हुई। क्यों? क्योंकि अचानक इसमें क्या हुए? कुछ बड़े परिवर्तन हुए। जब अचानक बड़े परिवर्तन हुए, उन अचानक होने वाले बड़ी परिवर्तनों के कारण ए से क्या बन गई? बी जाति बन गई। क्या बन गई? बी जाति बन गई। मतलब जब बड़े परिवर्तन हुए तो ए में बहुत बड़ी बड़ी विभिन्नताएं उत्पन्न हुई और उन बड़ी बड़ी विभिन्नताओं के कारण तुरंत के तुरंत कौन क्या बन गई? एक नई जाति बन गई, बी जाति बन गई। तो हमने ये कहा कि आप ये कहना चाहते हो कि ए में अचानक बड़े परिवर्तन होने के कारण बी जाति का निर्माण हुआ, हाँ कि ना? तो बोले कि ये जो अचानक हुए बड़े परिवर्तन, इन अचानक होने वाले बड़ी परिवर्तन है क्या? बोला ये जो अचानक होने वाले बड़े परिवर्तन है, इन्हीं परिवर्तनों को अपन बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं इनको? इन्हीं को बोलते हैं उत्परिवर्तन, या इंग्लिश में मैं कहूं तो इन्हीं को बोलते हैं म्यूटेशन। इन्हीं को अपन बोलते हैं म्यूटेशन। मेरी बात क्लियर है? तो जब भी बोले कि बताओ उत्परिवर्तन है क्या, तो आप कहोगे जीवों में अचानक से होने वाले बड़े परिवर्तन को बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से हमेशा बड़ा परिवर्तन होता है। मतलब जो विभिन्नता उत्पन्न होगी वो बड़ी विभिन्नता उत्पन्न होगी, छोटी विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात हमने बोला कि मान लीजिए हमारे पास पहले ए जाति थी, अब आगे जाके बी जाति बन गई। तो क्या ये बी जाति के जीव होंगे, ये इस ए जाति के जीव से ज्यादा विकसित होंगे, या बी जाति बनेगी ये ए जाति से कम विकसित होगी? तो हुगो डीवरीज क्या कहता है कि हमें इस चीज के बारे में नहीं पता कि आगे जो ए से जो आगे जाति बनी बी, या मैं कहूं इस बी से आगे जाके जाति बनी सी,
तो ये आगे बनने वाली जातियां अपनी पूर्ववर्ती जातियों से अधिक विकसित होगी कि कम विकसित होगी, ये पहले से निर्धारित नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि ए से बी बना, ये बी ज्यादा विकसित, फिर बी से सी बना, ये और ज्यादा विकसित। अगर ऐसा होता तो ये होता दिशात्मक कि हर नई आने वाली पीढ़ी ज्यादा विकसित होती। हाँ कि ना? तो क्या कहता है, ये पहले से निश्चित नहीं हो सकता। ए से ये बी बना, ये बी इस ए से ज्यादा विकसित भी हो सकता है और कम विकसित भी हो सकता है। इसी तरह जब बी से सी बना तो ये सी बी से ज्यादा विकसित भी हो सकता है और कम विकसित भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन है, ये पहले से निर्धारित नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे जीव बनेगा उसका पहले से निर्धारण नहीं होता कि कम विकसित है कि ज्यादा विकसित। मतलब जो ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, जो म्यूटेशन हो रहे हैं, ये म्यूटेशन अदिशात्मक है। क्या है? अदिशात्मक है तथा यादृच्छिक है, रैंडम है। मतलब कैसा भी जीव उत्पन्न हो सकता है आगे चल के, उसका हमें पहले से पता नहीं है। वो पहले से हमारे द्वारा फिक्स नहीं किया गया है कि भैया आगे बनने वाला कैसा होगा। चलो भैया मैं आगे, चलिए इस चीज के थ्रू मैं एनसीईआरटी की कुछ लाइन लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या कह रहा है, सबसे पहले ये उत्परिवर्तन को परिभाषित कर रहा है। क्या कह रहा है? जीव संख्या में अचानक होने वाले बड़े परिवर्तनों को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। मैंने यही तो कहा कि ये ए जीव था, इसमें अचानक से बड़े परिवर्तन हुए जिससे बन गई बी जाति। इसी को क्या कह दिया? उत्परिवर्तन। चलो भाई मैं आगे, नेक्स्ट अगली बात। मैंने कहा कि उत्परिवर्तन में क्या उत्पन्न हो रही है? विभिन्नता। वो विभिन्नता छोटी की बड़ी, वो विभिन्नता बड़ी होती है, अदिशात्मक होती है तथा यादृच्छिक होती है। हमें पहले से नहीं पता कि आगे बनने वाला जीव ज्यादा विकसित होगा कि कम विकसित होगा। हाँ कि ना? तो इसीलिए इसने बोला कि उत्परिवर्तन वृहद मतलब बड़ी, यादृच्छिक मतलब रैंडम और अदिशात्मक होते हैं। मतलब उत्परिवर्तन जो होते हैं वो हमेशा बड़ी, यादृच्छिक तथा अदिशात्मक विभिन्नता का स्रोत है। मेरी बात क्लियर है? चले अब हुगो डी वृज की एक बड़ी सी खास बात थी। हुगो डी वृज ने क्या बताया कि जो भी उद्विकास होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो होता है, वो उत्परिवर्तन के कारण होता है। और उत्परिवर्तन में कैसी विभिन्नता होती है? बड़ी विभिन्नता होती है। इसीलिए लिख रखा है एनसीईआरटी ने कि हुगो डी वृज का मत था कि ये बड़े उत्परिवर्तन ही विकास का कारण है। बड़े उत्परिवर्तन से मतलब जिसमें बड़ी भिन्नता हो, बड़ी विभिन्नता हो, जिससे ए से तुरंत के तुरंत क्या बन गई? बी जाति बन गई। चलो भैया आगे, अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में सवाल पूछा भी जा चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डी वृज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है। मैं पहले बता चुका कि नई जाति की उत्पत्ति किसकी वजह से होती है? इसने बोला अचानक तथा बड़े परिवर्तनों के कारण होती है। और उन बड़े परिवर्तनों क्या बोला? उत्परिवर्तन। इसने उत्परिवर्तन ही जाति की उत्पत्ति का कारण है। हाँ कि ना? अब उत्परिवर्तन जो होता है उसमें क्या हुआ? ए से अचानक से बी बन गया, मतलब एक से बी का निर्माण हो गया, कोई भी मध्यवर्ती अवस्था नहीं थी। मतलब ये एक ही पद में पूरा हो गया। आगे पढ़िएगा, इन्होंने इसे सॉल्टेशन कहा, मतलब विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम, कि एक ही पद में पूरा होने वाला विकास था, विभिन्नता थी जो एक ही पद में हुई और उसका साइज था बहुत बड़ा। तो जब भी कहे कि एक ही पद में होने वाली बड़ी विभिन्नता को क्या कहते हैं? उस बड़ी विभिन्नता को बोलते हैं बेटा सॉल्टेशन। क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। ये सॉल्टेशन वो बड़ा उत्परिवर्तन है जो एक ही पद में पूरा होता है, जिसकी वजह से ए से तुरंत अगले ही पद में बी जाति बन गई, बी से तुरंत अगले ही पद में सी जाति बन गई। और एक ही पद में होने वाले बड़े म्यूटेशन को बोलते हैं सॉल्टेशन। क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। ये बात बता दी हमें, ये बता दी हुगो डी वृज साहब ने। लेकिन हुगो डी वृज साहब ने कुल मिला के जो ये बात बताई कि उत्परिवर्तन ही इवोल्यूशन की वजह है, इस बात को भी बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने नहीं माना। उनके भी कुछ सवाल थे जिनका जवाब हुगो डी वृज के पास नहीं था। अब मतलब कुछ साइंटिस्ट लोगों ने हुगो डी वृज की क्या की बेटा? आलोचना की। तो हम यही बात करते हैं कि इस म्यूटेशन थ्योरी की क्या क्या आलोचना की गई।
लेकिन उस आलोचना के बारे में बात करने से पहले हम दो थ्योरी को कंपैरिजन करते हैं। एक तो करते हैं डार्विन की थ्योरी को, जो अभी हाल ही में डार्विन ने दी थी, एंड दूसरी थ्योरी हुगो डी वरीज की थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज को कंपैरिजन करते हैं और फिर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्नताओं के बारे में। डार्विन ने क्या बताया था? डार्विन ने बताया था कि विभिन्नताएं जो होती है वो छोटी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, सतत होती है और दिशात्मक होती है। मतलब ए से जो बी बनेगा वो ज्यादा एडवांस, बी से फिर सी बनेगा वो और ज्यादा एडवांस, सी से जो डी बनेगा वो और ज्यादा एडवांस। इसलिए ध्यान रखना कि डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि विभिन्नताएं छोटी, सतत तथा दिशात्मक होती है, जबकि हुगो डी वरीज ने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा कि उत्परिवर्तन क्या है? एक बड़ी विभिन्नताओं का स्रोत है। तो उत्परिवर्तन से जो विभिन्नताएं होगी वो होगी वृहद, मतलब बड़ी होगी, यादृच्छिक होगी तथा अदिशात्मक होगी। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलें, फिर डार्विन साहब ने क्या कहा था? डार्विन साहब ने कहा कि मान लीजिए अपने पास कोई ए जाति है। क्या है? ए जाति है। इस ए जाति में धीरे धीरे थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहेंगे, धीरे धीरे थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहेंगे और कई पीढ़ियों के बाद जाके, बहुत लंबे समय के बाद जाके इससे बी जाति बन जाएगी। हाँ कि ना? इसीलिए हमने कहा कि डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन कैसा है? स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन है, जिसमें ए से धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद बी जाति बन जाती है। मतलब इसमें बहुत सारी मध्यवर्ती अवस्थाएं आती है। जबकि हुगो डी वरीज ने क्या कहा? हुगो डी वरीज ने कहा कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई ए जाति है, इस ए जाति से तुरंत ही अगली पीढ़ी में बी जाति बन जाती है। क्या बन जाती है? बी जाति। देखिए यहां पे मैंने खूब सारे तीर लगाए, मतलब कई सारी पीढ़ियां दिखाई है, जबकि यहां एक तीर के बाद ही दिखा दी नई जाति बी। हाँ कि ना? तो इसका मतलब यहां पे उत्परिवर्तन के द्वारा नई जाति की उत्पत्ति है वो एक ही पद में बहुत जल्दी हो जा रही है। इसलिए इसने कहा कि इसके हिसाब से इवोल्यूशन क्या है? सडन तथा जर्की प्रोसेस जो एक ही पद में पूरा होता है। इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब होता है एक ही पद में होने वाली बड़ी विभिन्नताएं, जबकि यहां पे थोड़ी थोड़ी विभिन्नता इकट्ठी होती रही, जबकि कई पीढ़ियों के बाद चल के आगे जाके बी जाति की उत्पत्ति हुई। मेरी बात क्लियर है? तो कहने का मतलब डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन का क्या तरीका होता है तथा विभिन्नताएं कैसी होती है, ये बात भी मैंने डिस्कस कर ली और इसको कंपैरिजन कर लिया कि हुगो डी वरीज के हिसाब से इवोल्यूशन कैसे होता है तथा विभिन्नताएं कैसी होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो मैं आगे। अब हम हुगो डी वरीज की थ्योरी की आलोचना के बारे में बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने क्यों इस थ्योरी को एकदम सही नहीं माना। देखिए हम बात करते हैं हुगो डी वरीज की थ्योरी की आलोचना के बारे में, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन सिद्धांत की आलोचना के बारे में देखिए। सबसे पहला, डार्विन साहब ने कहा कि उत्परिवर्तन जो है वो उत्परिवर्तन ही बड़ी विभिन्नताओं का स्रोत है, जो कि नई जाति की उत्पत्ति करवाने के लिए जिम्मेदार है। यह बात किसने कह दी? ये हुगो डी वरीज साहब ने कह दी। लेकिन बेटा एक बहुत बड़ी बात थी कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति में उत्परिवर्तन जो है वो बहुत ही मुश्किल से होते हैं। उत्परिवर्तन होता ना इतना आसान काम नहीं है जितनी आसानी से हुगो डी वरीज साहब ने बोल दिया। हाँ कि ना? तो यही बात लिखी हमने कि प्राकृतिक उत्परिवर्तन उतनी सामान्य प्रक्रिया नहीं है जैसा कि हुगो डी वरीज साहब ने सोचा था। डी वरीज ने तो कह दिया उत्परिवर्तन से होते हैं, लेकिन प्रकृति में उत्परिवर्तन होना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल से उत्परिवर्तन होते हैं। चले, पहली बात तो कहने का मतलब जब उत्परिवर्तन ही बहुत मुश्किल से हो रहा है तो उत्परिवर्तन के द्वारा नई जाति की उत्पत्ति भी होना बहुत मुश्किल बात है। पहली बात गलत होगी डार्विन ने कि डार्विन की बात को गलत प्रूव करने के लिए हमने पहला पॉइंट दे दिया। दूसरा पॉइंट सुनना, डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने ये कहा था, हुगो डी वरीज ने ये कहा था। क्या कहा था? हुगो डी वरीज ने ये कहा था कि उत्परिवर्तन ही है जो मेन वजह है और इन उत्परिवर्तन की वजह से नई जाति की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने खोज की तो पता चला कि अधिकांश उत्परिवर्तन जो होते हैं वो होते हैं अप्रभावी।
तथा हानिकारक। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होते हैं? प्रभावी तथा हानिकारक। जबकि हुगो डी वरीज ने बोला था कि उत्परिवर्तन जो होते हैं वो बड़ी विभिन्नताओं का स्रोत है, और वो जो बड़ी विभिन्नताएं हैं, लाभदायक विभिन्नताएं हैं, वो अगली पीढ़ी में चली जाती है। जबकि यहां पे क्या पता चला कि उत्परिवर्तन कैसे होते हैं? अधिकांश अप्रभावी तथा कैसे होते हैं? हानिकारक। तो अप्रभावी होते हैं, इसलिए वो जो थे वो अपीयर होंगे ही नहीं, तो उनके प्रकट होने के चांस क्या हो गए? बहुत कम। और दूसरा, वो कैसे होते हैं? हानिकारक। जब उत्परिवर्तन हानिकारक है तो जीव में वैसे अनुकूलन नहीं आएंगे जैसे उसे उस वातावरण में रहने के लिए चाहिए। मतलब उन जीवों के सर्वाइवल के चांसेस, जीवित रहने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। चलो भैया हम आगे, नेक्स्ट अगली बात। अब जब बात की हुगो डी वरीज ने, तो हुगो डी वरीज ने बताया कि नई जाति की उत्पत्ति की केवल और केवल एक ही वजह है। हमने कहा भाई वो क्या वजह है? बोला एक ही वजह है, दैट इज उत्परिवर्तन। तो उसने बोला कि उत्परिवर्तन है, यही सबसे बड़ा रोल, सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। किसमें? नई जाति की उत्पत्ति में। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने देखा तो उसने बोला कि केवल उत्परिवर्तन ही नई जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, और भी बहुत सारे कारक हैं जो नई जाति की उत्पत्ति के लिए जरूरी है। तो इसीलिए हमने लिखा है उत्परिवर्तन की उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु केवल उत्परिवर्तन ही उद्विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब हुगो डी वरीज ने तो ये कहा था जो भी करता धरता है वो कौन है? उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों ने कहा कि मान लिया कि उत्परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उत्परिवर्तन ही केवल ऐसा नहीं है जो नई जाति की उत्पत्ति करवाएगा, इवोल्यूशन करवाएगा। उसके अलावा दूसरे भी कारक है जो कि इवोल्यूशन करवाने के लिए उत्तरदायी है। चलो भैया, तो इस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने इस हुगो डी वरीज का जो उत्परिवर्तन सिद्धांत था उसको क्या कर दिया? प्रूव, उसको गलत प्रूव कर दिया। क्या कर दिया? गलत प्रूव। फिर इन सारी चीजों के बाद अपने पास एक नई थ्योरी आई जो कि वर्तमान की सर्वाधिक मान्य थ्योरी है, जिसको अपन बोलते हैं नियो डार्विनिज्म, नव डार्विनवाद या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। देखिए, इसके बाद अपने पास एक नई थ्योरी आई जिसको अपन बोलते हैं नव डार्विनवाद या जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत। इंग्लिश में मैं बोलूं नियो डार्विनिज्म, या इसी का दूसरा नाम है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो थी, ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर दी, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने डार्विन की थ्योरी में कुछ चेंजेस किए, उनकी जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया, और उन कमियों को दूर करके एक नई थ्योरी दे दी जिसको हमने बोल दिया नियो डार्विनिज्म। इन वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी देने के लिए अपने दो की पॉइंट लिए। कितने की पॉइंट लिए? दो। पहला की पॉइंट लिया इन्होंने, वो लिया प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। चले, दूसरा जो लिया वो लिया इन्होंने जननिक पृथक्करण। सर, जननिक पृथक्करण क्या होता है? बेटा, इसमें जनसंख्या के जीवों को कुछ अवरोधों के द्वारा अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे वो अंतर प्रजनन नहीं कर पाए। तो जननिक पृथक्करण का मतलब होता है जीवों में अंतर प्रजनन को रोकना। किसके द्वारा? कुछ अवरोधों के द्वारा जीवों के बीच अंतर प्रजनन को रोकना। इसको क्या बोलते हैं? जननिक पृथक्करण। तो ध्यान रखना, जब भी बोले कि नियो डार्विनिज्म थ्योरी के दो की कंसेप्ट क्या थे, तो आप कहोगे एक तो था नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन, एंड दूसरा था जननिक पृथक्करण। और इस जननिक पृथक्करण को ही बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जो अपने पास है प्राकृतिक वर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन ध्यान रहे, जब भी पूछे कि डार्विन की थ्योरी के दो की कंसेप्ट कौन से थे, तो पहला था डार्विन की थ्योरी का ब्रांचिंग डिसेंट, एंड दूसरा था नेचुरल
सिलेक्शन। ध्यान रखना, नियो डार्विनिज्म के की कंसेप्ट दो, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब सवाल था सर, आप कह रहे हो कि नियो डार्विनिज्म थ्योरी है वो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर दी और उन्होंने डार्विन की कुछ कमियों को दूर करके और फिर इस थ्योरी को बनाया। तो आप हमें बताइए कि डार्विन की कौन सी कमियों को इन्होंने दूर किया। बेटा, डार्विन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि डार्विन को जेनेटिक्स के बारे में ज्ञान नहीं था। जब उसे जेनेटिक्स के बारे में ज्ञान नहीं था तो उसे लक्षणों की वंशागति के बारे में भी नहीं पता था, हाँ कि ना? दूसरी बात, डार्विन को यह भी नहीं पता था कि विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। तो इसने डार्विन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया। किसको? इन्होंने बता दिया कि विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होगी और वंशागति कैसे होती है। तो कहने का मतलब, जब भी पूछे आपसे कि बताओ नव डार्विनवाद में क्या था, तो नव डार्विनवाद में क्या था? नव डार्विनवाद में पूरी की पूरी तो डार्विन की थ्योरी ले ली, प्लस उसने किसको ऐड कर दिया बेटा? इसमें जेनेटिक्स को शामिल कर दिया। जहां डार्विन को जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता था, तो डार्विनवाद प्लस जेनेटिक्स दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया? नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। अब मैंने कहा कि नियो डार्विनिज्म में डार्विनवाद पूरा था, तो डार्विन के जो भी पॉइंट्स थे वो सारे इसमें शामिल थे, प्लस इसने किसको ऐड कर दिया? जेनेटिक्स को। एंड विभिन्नताओं की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में वर्णन किया। तो अब हम ये बात करते हैं कि नियो डार्विनिज्म जो थी, नव डार्विनवाद था, जिसको आधुनिक जैव विकास का सिद्धांत बोलते हैं, इस थ्योरी के पॉइंट्स कौन कौन से थे? बेटा, इसका भी सबसे पहला पॉइंट था, वो था अत्यधिक प्रजनन। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा डार्विन ने बताया। जैसा किसने बताया था? डार्विन ने, कि अगर कोई भी जीव अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करेगा तो जीवों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, जनसंख्या का विस्फोट होगा। लेकिन अगर मौसमी उतार चढ़ाव को छोड़ दे तो जीवों की जनसंख्या लगभग कांस्टेंट रहती है, लगभग नियत रहती है, सीमित रहती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन अपने पास क्या थे? सीमित। चले भैया, उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट, उनका दूसरा पॉइंट था कि उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। यह भी बिल्कुल डार्विन की सिमिलर ही था कि जीव जीवित रहने के लिए संसाधनों के लिए कंपटीशन करता है, संघर्ष करता है। वो संघर्ष कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अंतरजातीय, एक ही जाति के जीवों के बीच होता है जो सबसे घातक है। अंतरजातीय, अलग अलग जाति के जीवों के बीच होता है जो कि इवोल्यूशन के लिए ही उत्तरदायी है, बहुत जरूरी है। सबसे पोटेंट, सबसे मजबूत उद्विकासीय बल है, इवोल्यूशनरी फोर्स है। तीसरा वातावरणीय, वातावरण भी जीव को प्रभावित करता है, इसलिए वातावरण और जीव के बीच संघर्ष को बोलते हैं वातावरणीय संघर्ष। चले भैया, तीसरा पॉइंट था विभिन्नताएं और वंशानुगति। बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो नियो डार्विनिज्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको याद होगा डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने यह कहा था कि केवल लाभदायक विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, मतलब माता पिता से संतान में जाती है। हानिकारक विभिन्नताएं कभी भी माता पिता से संतान में नहीं जाती, वो उस जीव की मृत्यु के साथ वहीं पे क्या हो जाती है? खत्म। हाँ कि ना? ये बात कही थी कि नहीं डार्विन ने? अरे बोलो हाँ। अब इसने क्या कहा कि डार्विन ने ये गलत बात कही थी, डार्विन की बात सही नहीं है। क्यों? बोला वीजमान पहले ही बोल चुका है, वीजमान पहले ही बोल चुका था जन्म द्रव्य की वंशागति वाली थ्योरी में, जर्मप्लाज्म वाली थ्योरी में, कि सभी जननिक विभिन्नताएं वंशागत होगी, चाहे वो लाभदायक हो चाहे वो हानिकारक हो। तो इसने भी यही बताया कि सभी, वर्ड पे ध्यान रखना, सभी जननिक विभिन्नताएं वंशागत होती है। सभी जननिक विभिन्नताएं क्या होती है? वंशागत। बोला कौन सी? बोला वो विभिन्नता चाहे लाभदायक है या वो विभिन्नता है वो चाहे हानिकारक है। वो विभिन्नता चाहे लाभदायक है चाहे वो विभिन्नता हानिकारक है। अगर विभिन्नता जननिक है तो वो हर हाल में वंशागत होगी, चाहे वो लाभदायक है चाहे हानिकारक है। तो उसने डार्विन की उस बात को गलत बोल दिया कि केवल लाभदायक विभिन्नता ही वंशागत होती है। ये बात क्या होगी? गलत। ये बोला चाहे लाभदायक है चाहे हानिकारक,
अगर वो विभिन्नता जननिक विभिन्नता है तो वो वंशागत होगी, कि मतलब केवल जननिक विभिन्नताएं वंशागत होती है, चाहे वो लाभदायक रहे चाहे हानिकारक। चलो मैं आगे नेक्स्ट। अब अगली बात थी, डार्विन से को ये नहीं पता था कि ये विभिन्नताएं उत्पन्न कैसे हुई, विभिन्नताओं का स्रोत क्या था। नियो डार्विनिज्म थ्योरी ने हमें विभिन्नताओं की उत्पत्ति के स्रोत के बारे में बताया कि विभिन्नताएं कैसे कैसे उत्पन्न हो सकती है। हमने कहा कैसे, बोलो देखिए। बोलो सबसे पहली वजह, इंपॉर्टेंट वजह विभिन्नताओं की, वो है उत्परिवर्तन। क्या है उत्परिवर्तन? बोला जीवों में जो उत्परिवर्तन हो रहे हैं वो उत्परिवर्तन विभिन्नताओं का स्रोत है, विभिन्नताओं का स्रोत है, और उत्परिवर्तन से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो बड़ी हुई विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, पहली बात। दूसरा है अनुवांशिक पुनर्योजन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जीन रिकॉम्बिनेशन। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। तो इसने क्या बोला कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, वो रिकॉम्बिनेशन भी विभिन्नताओं का स्रोत है, लेकिन उससे विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है वो बहुत छोटी छोटी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। चलो भैया आगे तीसरा, थर्ड इसने बताया संकरण। संकरण को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। संकरण में क्या होता है? बोला कि दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो उस क्रॉस से भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, मतलब संकरण भी विभिन्नताओं का स्रोत है। विभिन्नताओं का क्या है? स्रोत। चले भैया अगला है जीन प्रवासन व जीन प्रवाह। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीन प्रवासन क्या होता है और जीन प्रवाह क्या होता है। मैं समझाऊं? देखो हम बात करते हैं यहां पे जीन प्रवासन या जीन प्रवाह के बारे में। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है। इस भौगोलिक क्षेत्र में कुछ जीव रहते हैं, मतलब यहां पे किसी जाति के जीव रहते हैं, ये एक जनसंख्या है। तो इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो जीव है, जो जनसंख्या है, उनकी कुल जीन प्लस उनकी कुल एलील, जीन की कुल एलील, उनको मिला के हम बोलते हैं बेटा जीन पूल। जीन पूल। तो जब भी आपसे बोले कि बताओ जीन पूल है क्या, तो आप कहोगे किसी जनसंख्या के जीवों की कुल जीन तथा उनकी एलिल्स को मिला के हम बोलते हैं जीन पूल। मान लीजिए यहां पे इस जगह पे मान लीजिए टोटल मिला के 100 जीव रह रहे हैं। कितने जीव रह रहे हैं? 100 जीव रह रहे हैं। हमने बोला इन 100 जीवों की कुल जीन या कुल एलील जो है, कुल जीन तथा उनकी एलील जो है वो मिला के टोटल होगी 200। मान लीजिए कितनी होगी? 200। तो जब भी बोले कि बताओ इस ज्योग्राफिकल एरिया की जनसंख्या का जीन पूल है, उसमें कितने जीन है, आप कहोगे इसके जीन पूल में टोटल कितनी होगी बेटा? मान लीजिए वो होगी 200। कितनी हो गई बेटा? वो हो गई 200। हाँ कि ना? तो मैं कह दूंगा कि इस जनसंख्या के जीन पूल में कितनी जीन है? जीन प्लस उनकी एलील टोटल मिला कितनी है? 200। तो इनका जीन पूल है जो है, उस जीन पूल में नंबर ऑफ जीन्स और एलील्स कितनी होगी? टोटल 200 हो गई। अब ध्यान से सुनने का, अब ये कह रहा है जीन प्रवासन। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसा हो कि इस जगह पे पहले 100 जीव थे, इस जगह से कुछ जीव निकल के बाहर चले गए, कुछ जीव निकल के बाहर चले गए। बाहर कैसे चले गए? कि यहां जो था वो जीव चले गए बाहर, जीव कहां चले गए? बाहर गए। या मैंने बोला कुछ जीवों की होगी मृत्यु, या कुछ जीवों की क्या होगी? मृत्यु। तो जब बताइए ये 100 जीव थे, या तो यहां से कुछ जीव बाहर चले गए
या कुछ जीवों की मृत्यु हो गई, तो जीवों की मृत्यु हो गई या बाहर चले गए तो क्या जीन की संख्या 200 बचेगी? हाँ जी, जीव की संख्या 200 बचेगी? नहीं, जीवों की संख्या घटी। जब जीवों की संख्या घटी तो टोटल जीन जो थी और उनकी एलील थी उनकी भी तो संख्या घट गई। जितने जीव मर गए उनकी जीन भी तो कम हो गई, हाँ कि ना? तो हमने बोला इस केस में क्या हुआ, इस केस में अपने पास हुआ जीन का लॉस हुआ, लॉस हुआ। जब जीन का लॉस हुआ तो जीन पूल में जीन तथा उनके एलील्स में क्या आई? कमी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? पहली बात। दूसरी बात ये कि आप मान लीजिए कि मेरे पास यहां से बाहर से कोई जीव आया। हमने बोला कि इस जगह पे कोई जीव आया, कोई जीव आया, या मैंने बोला जन्म हुआ। या मैंने कहा जन्म हुआ। तो देखिए पहले यहां पे कितने जीव थे? 100। अगर बाहर से कोई नया जीव आया और इस जगह पे आके रहने लग गया, बस गया, या फिर यहां पे नए बच्चे पैदा हो गए, तो बताओ जनसंख्या यहां पे बढ़ेगी घटी? यहां जनसंख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी, हाँ कि ना? जब जनसंख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी तो जब जीवों की संख्या बढ़ेगी तो जीन की संख्या भी तो बढ़ेगी, यस कि नो? जब जीन की संख्या बढ़ेगी तो जीन पूल में जीन जो होगी उन जीन के और उसके एलील के नंबर भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। मतलब यहां पे हमने बोला कि हमने यहां पे क्या किया? जीन को गेन किया। जीन को क्या किया? गेन किया, यस कि नो? हाँ कि ना? तो जब भी बोले कि जीन प्रवासन का क्या मतलब है, वो ध्यान से देखिएगा, मैं इसका मतलब बता रहा हूं। जब भी बोले कि जीन प्रवासन का क्या मतलब है तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि जब जीन पूल से या तो कोई जीव बाहर निकल के जाता है या उनकी मृत्यु होती है, या फिर किसी जीन पूल में बाहर से नई जीन आके ऐड होती है, या नए जीवों का जन्म होता है, तो इस जीन संख्या के जीन पूल में जीन की आवृत्ति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मतलब जीन पूल की आवृत्ति में क्या होगा? परिवर्तन होगा, या तो घटेगी या फिर बढ़ेगी, हाँ कि ना? तो जीन पूल में जीव की आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को तो हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। मैं थोड़ी सी देर में बात करूंगा, अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि बाहर से नई जीन का जनसंख्या में आना, जीन पूल में ऐड होना, या जीन पूल से जीवों का बाहर निकल के जाना, मतलब जीन का लॉस होना, उसी को बोलते हैं जीन प्रवासन। क्या बोलते हैं उसको? जीन प्रवासन। कि या तो इस जीन पूल से जीव चले गए तो जीन का हो गया लॉस, या बाहर से नए जीव आ गए तो जीन का हो गया गेन। तो किसी जनसंख्या के जीन पूल में जीन का बाहर जाना या नई जीन का आना, इसी को बोलते हैं जीन प्रवासन। क्या बोलते हैं? जीन प्रवासन। अब सवाल था, ये था जीन प्रवाह। नया सवाल था, वो सवाल था अपने पास जीन प्रवाह। कि जीन प्रवाह क्या होता है? बेटा देखिए, हमने कहा कि जीन का प्रवासन जो था, वो जीन का प्रवासन अगर बार बार हो, कई बार हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? जीन प्रवाह। तो जीन प्रवाह का मतलब जब जीन प्रवासन बार बार होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? जीन प्रवाह। क्या बोलते हैं उसको? जीन प्रवाह। तो वो कह रहा है कि ये जीन प्रवासन और जीन प्रवाह है, ये भी विभिन्नताओं का स्रोत है। जब कोई नया जीव आता है तो इस जनसंख्या में कुछ नए लक्षण आते हैं, या कोई जीव जब यहां से मरता है या यहां से छोड़ के जाता है तो उसके साथ उस जीव के लक्षण भी चले जाते हैं। तो बोला कि नए लक्षण आना या कुछ लक्षण का चले जाना, ये भी विभिन्नताएं उत्पन्न करने का स्रोत है। तो उसने बता दिया। ये अपने पास चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है अनुवंशिक विचलन, जिसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में मैं थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। चलूं मैं आगे। तो जब भी बोले कि इसके हिसाब से विभिन्नताओं के स्रोत क्या थे, बोला म्यूटेशन भी था, जीन पुनर्योजन भी था, संकरण भी था, जीन
प्रवासन व जीन प्रवाह भी था और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी था। ये सारे के सारे क्या थे? ये बहुत सारे, और इनके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये स्रोत थे किसके? विभिन्नताओं के। चले भैया, अब क्या था? बोला विभिन्नताओं के बाद यहां पे होता है, विभिन्नताओं के बाद यहां पे होता है, वो होता है प्राकृतिक वर्ण। क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब सवाल था कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे हुआ? बोला जैसे पहले हुआ था। पहले किससे हुआ था? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के द्वारा। कि जिन जीवों की संततियों की संख्या ज्यादा होगी वो उस वातावरण का सबसे अनुकूलित जीव है, मतलब उसका प्राकृतिक वर्ण हुआ है। और जिनकी जनसंख्या, संततियों की संख्या कम होगी वो उस वातावरण का कम अनुकूलित जीव है। चले भैया पर आगे, सबसे अंतिम और लास्ट वाला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो दिया इन्होंने, जननिक पृथक्करण, जिसको मैंने कहा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। उसने क्या कहा? उसने ये बोला कि जनसंख्या के जीव हैं वो कुछ अवरोधों के द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ अवरोधों के द्वारा क्या होगा? एक दूसरे से अलग। अलग होने की वजह से अब उनके बीच प्रजनन पॉसिबल नहीं है। एक ही जनसंख्या के जीवों के बीच अंतः प्रजनन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अवरोधों के द्वारा क्या हो गए? अलग, जिससे धीरे 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 वो जीव दो अलग अलग जातियां बना लेंगे। क्या बना लेंगे? दो अलग अलग जातियां। मेरी बात क्लियर है? तो यही हमने लिख रखा है कि कुछ अवरोधों द्वारा जीव संख्याओं के बीच अंतः प्रजनन नहीं होने देना ही क्या कहलाता है? जनिक पृथक्करण कहलाता है। चलो भैया हम आगे। अब यहां पे बात करें अपन इस नियो डार्विनिज्म के हिसाब से, नव डार्विनवाद के हिसाब से, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो किसके आधार पे हुआ है? वो हुआ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के आधार पे। हाँ कि ना? अब बोला नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो एक जनसंख्या पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? जनसंख्या पर। जबकि डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो एक जीव के स्तर पर होता है। किसके लेवल पे होता है? एक जीव के लेवल पे। जबकि ये क्या कह रहा है? किसके लेवल पे होता है? जनसंख्या के लेवल पे होता है। तथा नेचुरल सिलेक्शन के बाद होता है जनिक पृथक्करण, और उस जनिक पृथक्करण ही नई जाति की उत्पत्ति की मेन वजह है। तो इन्होंने क्या बताया कि नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है? बोला एक जनसंख्या थी, जनसंख्या में हुआ जनिक पृथक्करण, इसलिए कई पीढ़ियों के बाद जाके नई जाति की उत्पत्ति होगी। कई पीढ़ियों के बाद जाके किसकी उत्पत्ति होगी? नई जाति की उत्पत्ति होगी। किसकी वजह से? जनिक पृथक्करण की वजह से। चले, हमने फिर इस मॉडर्न थ्योरी देने वाले वैज्ञानिकों से पूछ लिया कि आप बताइए कि आपके हिसाब से इवोल्यूशन की इकाई क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहां पे प्राकृतिक वर्ण जो होता है वो एक जनसंख्या के स्तर पे होता है। इसीलिए इवोल्यूशन की यूनिट जो है वो है जनसंख्या या पॉपुलेशन। जनसंख्या या पॉपुलेशन। जबकि आपको याद होगा डार्विन ने क्या बताया था? डार्विन ने बताया था कि इवोल्यूशन की यूनिट जो है वो यूनिट है एक जीव, एक इंडिविजुअल। हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से, नियो डार्विनिज्म के हिसाब से इवोल्यूशन की इकाई क्या है? जनसंख्या या पॉपुलेशन है। और यही सही बात है। तो जब भी सवाल पूछे बताओ इवोल्यूशन की इकाई क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? जनसंख्या, क्योंकि यही सर्वाधिक मान्य मत है। चलो भैया मैं आगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ूं। तो अब बेटा मैंने यहां पे एक पॉइंट जो था, ये पॉइंट छोड़ा था, मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और वो पॉइंट था अपने पास जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो अभी हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये लीजिए हमने लिखा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस जेनेटिक ड्रिफ्ट को ऑब्जर्व करने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्वेल राइट। क्या नाम था? स्वेल राइट। इसीलिए इसको बोलते हैं स्वेल राइट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्वेल राइट इफेक्ट। मैं इसकी परिभाषा पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कहता है किसी जनसंख्या में जीन एलील आवर्तियों में संयोगवश यादृच्छिक रूप से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं?
जेनेटिक ड्रिफ्ट। हाँ कि ना? तो इसके हिसाब से मैंने कहा कि जब भी जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात करके चले तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या है, इसमें रैंडम चेंज होता है, वो रैंडम होता है। दूसरा चेंज जो होता है वो होता है बाई चांस, चेंज जो होता है वो होता है बाई चांस, संयोगवश हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं भी हुआ, तो संयोगवश चेंज हुआ। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज केवल और केवल हम किस में देख सकते हैं, ये हम एक छोटी जनसंख्या में देख सकते हैं, मतलब एक स्मॉल पॉपुलेशन में देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं, एक स्मॉल पॉपुलेशन में देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने कहा था कि किसी भी जीन पूल में जब नई जीन आके ऐड होगी या कोई जीन बाहर निकलेगी तो उससे जीन पूल की फ्रीक्वेंसी में, जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी और एलील की फ्रीक्वेंसी, आवर्ती में क्या आएगा, परिवर्तन। अगर वो परिवर्तन बाई चांस होता है और रैंडम होता है तो ही उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ही उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर जीन पूल में जीन की आवर्ती में परिवर्तन है, वो रैंडम नहीं होता, बाई चांस नहीं होता, तो उसको कभी भी जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं कहेंगे, तो कभी भी उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं कहेंगे। तो मैं ये कह दूं कि अगर जीन माइग्रेशन होता है और वो जीन का माइग्रेशन रैंडमली तथा बाई चांस होता है तो मैं उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल सकता हूं। मेरी बात क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट केवल और केवल छोटी पॉपुलेशन जिनमें जीवों की जनसंख्या क्या है, कम, उसी में देखा जा सकता है। ये कभी भी बड़ी जनसंख्या पर लागू नहीं होता। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है कि ये छोटी जनसंख्या पर लागू होता है। तो जब भी कहे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कब लागू होता है, बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए कंडीशन है जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। दूसरा, जीन पूल में जीव की आवर्ती में जो चेंज हो वो कैसा होना चाहिए, रैंडम, यादृच्छिक होना चाहिए। तीसरा, वो चेंज होना चाहिए, वो होना चाहिए बाई चांस। बाई चांस चेंज होता है, रैंडम या यादृच्छिक होता है, तथा जनसंख्या छोटी है तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। हाँ कि ना? अब सवाल था, सर आप हमें बताइए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होती क्यों है। बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट की कई सारी वजह है। क्या? जीवों के आवास का विखंडन हो गया, हैबिटेट बदल गया, अलग अलग जगह पे चले गए, पहली बात। दूसरा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, पृथक्करण हो गया। तीसरा, प्राकृतिक आपदा या कोई महामारी आ गई जिसकी वजह से जीवों की मृत्यु हो गई। तो ये सारी वजह है जिनके कारण जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है। चलो मैं आगे, अभी मैंने टर्म यूज की थी आपके सामने, दैट इज जीन पूल, जिसको बोलते हैं जीन कोष। क्या बताया था मैंने? ये कहा था कि किसी भी जनसंख्या की कुल जीन तथा उसकी एलील का जो योग है उसी को क्या बोल देते हैं, जीन कोष बोल देते हैं, जीन पूल बोल देते हैं। वही बात एनसीईआरटी लिख रहा है कि क्या, किसी समष्टि के कुल जीन तथा उनकी एलील्स को जीन पूल कहते हैं। दो चीजें हैं, टोटल जीन और उनकी एलील्स, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, जीन पूल। और जीन पूल में जीन की आवर्ती में परिवर्तन अगर रैंडमली होता है, बाई चांस होता है, तथा जनसंख्या क्या है, छोटी, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं चलूं? देखिए तो अब मेरे पास अगली बहुत बेहतरीन हेडिंग है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो अगली हेडिंग है जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो रूप। कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कितने प्रकार की होती है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। चलो मैं आगे, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो रूप के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला रूप है जिसको हम बोलते हैं संस्थापक प्रभाव या फाउंडर इफेक्ट। संस्थापक प्रभाव या इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। सबसे पहली बात, सर ये संस्थापक प्रभाव या फाउंडर इफेक्ट है क्या? आप बहुत ध्यान से डायग्राम को देखिएगा, बहुत ध्यान से डायग्राम को देखिएगा।
बेटा आप मान लीजिएगा ये मेरे पास कोई आवास है, चले। इस आवास में विभिन्न प्रकार के जीव है। हमने बोला इसमें जीव की कोई जाति है, वो जाति है ए टाइप की जाति, और उस ए टाइप की जाति में हमने बोला जीन जो है, एलील जो है, वो है ए टाइप की। हमने बोल दिया कि ये मेरे पास कुछ जाति के जीव है, वो उनमें इस गुलाबी रंग का ये है। कुछ जाति के जीव हैं, उनमें ये सफेद रंग का ये है। कुछ जाति के जीव हैं, उनमें ये हरे रंग का ये है। चले भैया, तो हमने क्या कहा, यहां पे ये मेरे पास एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। मैंने कहा ये मेरे पास क्या है, ये अपने पास है ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ये मेरे पास एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में ए टाइप की जीन है। वो ए टाइप की जीन है कौन कौन सी, कोई तो व्हाइट वाली है, कोई पिंक वाली है, और कोई ग्रीन वाली है। मैंने मान लिया इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में व्हाइट ए वाली जीन है, वो व्हाइट ए वाली जीन है वो है 70%। व्हाइट ए वाली जीन है वो है 70%। पिंक वाली जीन है, वो पिंक वाली जीन है वो मेरे पास है 20%। नेक्स्ट, जो मेरे पास ग्रीन वाली जीन है, वो ग्रीन वाली जीन है, मान लीजिए 10%। टोटल मिला के कितना हो गया, 100% है। हाँ कि ना। तो मैंने क्या कहा कि ये जो वातावरण है, इस वातावरण में सबसे ज्यादा जीन और एलील की फ्रीक्वेंसी कौन सी की है, 70% है। कौन सी की है, सफेद वाली की है। तो इस वातावरण में सबसे ज्यादा अनुकूलित कौन सा हुआ, सफेद एलील वाला, सफेद जीन वाला जीव हुआ। हाँ कि ना। बोला अब हुआ क्या, बोला अब ये हुआ कि ये जीव जो थे, ये जीव यहां से हुए माइग्रेट। ये जीव जो थे, इन जीव का हुआ कुछ का यहां पे माइग्रेशन। मैंने बोला ये हुई अपने पास ड्रिफ्टेड। ये जीव यहां से माइग्रेट होके ये किसी दूसरी जगह पे चले गए। ये लीजिए, ये दूसरी जगह पे चले गए। ये मेरे पास एक नया भौगोलिक क्षेत्र है। मैंने बोला ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक नया आवास है। इनमें से कुछ जीव उस नए आवास में चले गए। मैंने कहा कुछ जीव गए, वो कौन से गए, वो कुछ अपने पास ए वाले, जहां पे कुछ ग्रीन वाले। ये जीव जो है, ये जीव कहां चले गए, ये किसी नए आवास में चले गए। यस कि नो। तो मैंने कहा ये नया आवास में ये जीव आ गए, यहां से सफेद वाले और कुछ ग्रीन वाले, ये जीव यहां पे आ गए। मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पे सफेद वाले जीव तो आए ज्यादा और ग्रीन वाले जीव आए कम। इस नए आवास में आए और इस नए आवास में आके इन जीवों ने यहां पे प्रजनन करना शुरू कर दिया। हाँ कि ना। मतलब इन जीवों की जाति इनके आने से पहले इस नए आवास में नहीं रहती थी। तो नए आवास में सबसे पहले आके रहने लगे ये जीव, और जिन्होंने रिप्रोडक्शन करके इस नए आवास में अपनी जाति की स्थापना की। हाँ कि ना। तो ये जीवों की जनसंख्या, ये 6 जीवों की जनसंख्या, इसी को अपन बोलते हैं बेटा फाउंडर पॉपुलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, फाउंडर पॉपुलेशन। ये थे ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओरिजिनल में से कुछ जीव माइग्रेट करके ड्रिफ्टेड होके नए आवास में चले गए, और वहां जाके वो क्या हो गए, फाउंडर पॉपुलेशन, जो आगे चल के क्या काम किया। मैंने बोला यहां पे जाके इन जीवों ने रिप्रोडक्शन किया।
ये लीजिए। और कई पीढ़ियों बाद जब हमने इस जगह को जाके देखा तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो नई जगह थी, इस नई जगह पे ये ग्रीन वाली जी ये सफेद वाले जीव, ये सफेद वाले जीव, मतलब नई जगह पे हमने क्या देखा कि ए वाले जो जीव है, ये ए वाले जीव तो है 20%, जबकि ग्रीन वाली जीन वाले जीवों की संख्या है वो है 80%। क्या है? 80%। हाँ कि ना? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमने यहां पे जब चेक करके देखा इसको और इसको, तो किस कंक्लूजन पे पहुंचे? कंक्लूजन पे पहुंचे यहां पे सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी थी? ए की। और व्हाइट वाले की, ग्रीन वाले की कितनी थी? 10%। जबकि यहां पे चेक करके चले तो यहां पे व्हाइट वाले की घट गई 20%, और ए वाले जो थी उसकी हो गई 80%, तथा पिंक वाला जो ए था, ये पिंक वाला ए क्या हो गया? गायब। तो हमने क्या कहा कि यहां पे इस नए आवास के जीन पूल में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन हुआ, और जब भी जीन की आवृत्ति में परिवर्तन होगा तो क्या होगी? जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट विभिन्नताओं का स्रोत है, जिसकी वजह से नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो हमने बोल दिया ये मेरे पास जो है यहां पे, ये मेरे पास है नई जाति, ये मेरे पास क्या है? नई जाति। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ जीवों का माइग्रेट होके नए आवास में जाके स्थापित होना, तो जो जीव जाके स्थापित हुए उनको बोलते हैं उस नए आवास की फाउंडर पॉपुलेशन, संस्थापक समष्टि, तथा इस प्रभाव को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। मैं लाइन टू लाइन इसको मैच करता हूं एनसीईआरटी को, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। जब जीव जनसंख्या का कोई भाग मौलिक जीव संख्या से, मौलिक जीव संख्या का मतलब होता है बेटा ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन से पृथक या प्रवासित होता है। यही तो बोला मैंने, जनसंख्या का छोटा सा भाग इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से प्रवासित होकर चला गया। आगे क्या हुआ? प्रवासित होता है तो एलील की आवर्ती में परिवर्तन के कारण पृथककृत भाग आनुवंशिक रूप से मौलिक जनसंख्या से भिन्न होता है। यही तो हुआ। ये जो भाग बन गए इस जगह पे, ये जो नई पॉपुलेशन बन गई, नई जाति बन गई या नई समष्टि बन गई, ये नई जाति या नई समष्टि अपनी ओरिजिनल से क्या है? भिन्न है। यहां पे 80% ग्रीन वाले हैं और 20% व्हाइट वाले हैं। यहां पे व्हाइट वाले 70%, ग्रीन वाले 10% और पिंक वाले 20%। तो ये एक नई समष्टि बन गई कि नहीं बन गई? नई जनसंख्या बन गई कि नहीं बन गई? जिसमें से पिंक वाली जीन पूरी तरह से गायब हो गई, जबकि सफेद वाली जीन की आवृत्ति घट गई। नेक्स्ट, इस प्रकार मौलिक अपवाहित समष्टि से, ध्यान देना, इस प्रकार मौलिक अपवाहित समष्टि इस नए जाति के संस्थापक फाउंडर बन जाती है, और इस प्रभाव को संस्थापक प्रभाव कहते हैं। तो यही तो कह रहा, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अपवाहित समष्टि नई जाति की संस्थापक बन गई। इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में से जो जीव प्रवाहित होकर गए, माइग्रेट होकर गए, वो क्या थे? फाउंडर। और इन जीवों ने ही रिप्रोडक्शन करके कई पीढ़ियों के बाद किसका निर्माण किया? इस नई समष्टि या नई जाति का निर्माण किया। तो ध्यान रखना, ओरिजिनल पॉपुलेशन में से जो जीव माइग्रेट होके नए आवास में जाते हैं, उन जीवों की समष्टि को अपन बोलते हैं संस्थापक समष्टि या फाउंडर पॉपुलेशन, फाउंडर पॉपुलेशन। और इस प्रभाव को ही बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, मतलब संस्थापक प्रभाव, संस्थापक प्रभाव। चलो भैया मैं आगे, हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो पूछेगा, बताओ बताओ फाउंडर इफेक्ट में ओरिजिनल पॉपुलेशन तथा फाउंडर पॉपुलेशन क्या एक ही वातावरण में रहती है? नहीं, ओरिजिनल पॉपुलेशन का आवास है अलग, फाउंडर पॉपुलेशन जहां पे विस्थापित होके गई है वो वातावरण है अलग। लेकिन
जो फाउंडर पॉपुलेशन जो है वो फाउंडर पॉपुलेशन किसका भाग है? ये जीव कहां से आए? ये जीव आए हैं कहां से? इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में से आए हैं, हाँ कि ना? तो जब भी बोले कि फाउंडर पॉपुलेशन किस में से प्रतिस्थापन से बनी, तो वो बनी ओरिजिनल पॉपुलेशन में से जीवों के प्रतिस्थापन से बनी। मेरी बात क्लियर है? लेकिन आवास क्या है? अलग अलग। ये अलग आवास और ये अलग आवास। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चलो मैं आगे। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था आपके सामने कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के कितने रूप हैं? 2 रूप है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो पहला रूप है, पहला रूप जिसको हमने बोला संस्थापक प्रभाव, फाउंडर प्रभाव, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम इसका दूसरा रूप पढ़ते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा रूप जिसको अपन बोलते हैं बोटल नेक प्रभाव। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं यहां पे बोटल नेक इफेक्ट, बोटल नेक इफेक्ट। अब सवाल यह था कि ये बोटल नेक इफेक्ट है, ये बोटल नेक इफेक्ट क्या होता है? चलिए मैं बड़ी ध्यान से अपन बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बेटा आप मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, ये मेरे पास कोई भौगोलिक क्षेत्र है, ये मेरे पास यहां पे कोई भौगोलिक क्षेत्र है, हाँ कि ना? मैंने कहा कि मान लीजिए इस भौगोलिक क्षेत्र में 100 जीवों की एक समष्टि रहती है। कितने जीवों की? 100 जीवों की समष्टि रहती है और उनमें अलग अलग प्रकार के, उस जाति में अलग अलग प्रकार के जीव हैं। किसी के पास सफेद वाली ए जीन ज्यादा है, सफेद वाली ए जीन ज्यादा है, मतलब हमने मान लिया ये सफेद वाली ए जीन है, ये अपने पास है 70%। किसी के पास ये गुलाबी वाली ए जीन है, ये लीजिए हमने कहा ये अपने पास गुलाबी वाली ए जीन वाले जीव हैं, ये गुलाबी वाली ए जीन वाले जीव हैं, हमने मान लिया ये अपने पास है 20%। तीसरी यहां पे और जीन है जो कि ग्रीन वाली है, हमने मान लिया ये ग्रीन वाली जीन वाले जो जीव हैं वो इस जनसंख्या में हैं, वो इस जनसंख्या में 10%, हाँ कि ना? तो मैं कहूं कि टोटल 100 जीवों की जनसंख्या में, इन 100 जीवों की जनसंख्या में टोटल कितने जीव हैं? ये मेरे पास है टोटल जनसंख्या है कितने की? 100 की। इस 100 जीवों की जनसंख्या में सफेद वाले कितने हैं? 70, गुलाबी वाले कितने हैं? 20 और ग्रीन वाले कितने हैं? 10। तो मैंने कहा 70% है जीव कौन से? सफेद वाले, 20% है गुलाबी वाले और हरे वाले हैं 10%, हाँ कि ना? ये इस आवास में रहते हैं। अब अपने पास क्या हुआ? अपने पास यहां पे कोई प्राकृतिक आपदा आई। क्या आई बेटा? अपने पास यहां पे आई कोई प्राकृतिक आपदा आई। वो प्राकृतिक आपदा क्या है? मान लीजिए हमने कहा यहां पे जो प्राकृतिक आपदा आई वो अपने पास आई बाढ़। कौन सी प्राकृतिक आपदा आई? बाढ़ आई। तो जब इस जगह पे, इस आवास में कोई प्राकृतिक आपदा आई, कोई बाढ़ आई, तो क्या हुआ? ये बाढ़ आई तो ये पूरी की पूरी जगह जलमग्न हो गई, पानी भर गए यहां पे। अब इस भरे हुए पानी वाली जगह में, बाढ़ की अवस्थाओं में, इन 100 जीवों में से बहुत सारे जीव मर गए। कौन से जीव जीवित रहेंगे? वो जीव जीवित रहेंगे जो कि तैरना अच्छे से जानते हैं, हाँ कि ना? तो कुल मिला के मैंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में वो जीव जीवित रहे, बाढ़ वाली अवस्था में वो जीव जीवित रहे जो कि अच्छे से तैरना जानते थे। बाकी के जीवों की क्या हो गई? मृत्यु। तो हमने बोला कि इस प्राकृतिक आपदा में अधिकांश जीव मर गए, केवल कुछ ही जीव जिंदा रहे, केवल कुछ ही जीव क्या रहे? जिंदा रहे। अब कौन से जीव जिंदा रहे? हमने मान लिया कि ये 100 जीवों की पॉपुलेशन थी, इनमें से ये सफेद वाले जीव जो थे कितने हैं? ये 7 तो सफेद वाले जीवित रहे, 7 तो सफेद वाले जीवित रहे और ये 3 जीव हैं, ये 3 कौन से हैं? गुलाबी वाले,
मतलब टोटल कितने जीव जीवित रहे? टोटल मिला के 10 जीव जो थे वो जीवित रहे। मतलब पहले इस आवास की टोटल जनसंख्या कितनी थी? 100 थी, लेकिन अब इसकी टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? टोटल जनसंख्या होगी 10। हां कि ना? तो मैंने कहा कि जब जनसंख्या में यहां पे इस आवास में बाढ़ की वजह से अधिकांश जीव मर गए, तो बताओ जनसंख्या बढ़ी कि घटी? जनसंख्या में अत्यधिक कमी आई। तो यहां क्या हुआ? यहां पे हुआ जनसंख्या में अत्यधिक कमी आई। जनसंख्या में क्या है? अत्यधिक कमी। क्यों? क्योंकि बाढ़ की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से अधिकांश जीव मर गए। अब क्या होगा? अब मैंने कहा जिस वातावरण में पहले 100 रहते थे, उस वातावरण में अब कितने जीव बचे? 10 जीव बचे। उस वातावरण में अब अपने पास कितने जीव बचे? ये 10 जीव बचे। अब क्या हुआ? अब हुआ ये बेटा, अब हुआ ये कि इस वातावरण में जो ये बचे हुए जीव हैं, ये जो बचे हुए जीव हैं, ये बचे हुए जीव यहां पे करते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। हमने बोला कि ये जो बचे हुए जीव हैं, इन बचे हुए जीवों ने यहां पे रिप्रोडक्शन किया, प्रजनन किया। ये लीजिए, लगातार ये जीव यहां पे करते जाएंगे रिप्रोडक्शन। ये जो बचे हुए जीव थे, ये बचे हुए जीव रिप्रोडक्शन करते हुए जाएंगे और रिप्रोडक्शन करके ये दोबारा से जनसंख्या को बढ़ा के पहले के बराबर कर लेंगे। जनसंख्या को बढ़ा के क्या कर लेंगे? पहले के बराबर। पहले जनसंख्या कितनी थी? 100। तो इन्होंने रिप्रोडक्शन करके क्या कर लिया? इन्होंने रिप्रोडक्शन करके जनसंख्या जो थी वो जनसंख्या क्या कर ली? बढ़ा ली। और बढ़ा के कितनी कर ली? बढ़ा के कर ली बेटा, दैट इज 100। मतलब पहले के बराबर। हां कि ना? तो इन्होंने क्या काम कर लिया? इन्होंने जनसंख्या बढ़ाई और जनसंख्या बढ़ा के रिप्रोडक्शन करके जनसंख्या बढ़ाई और बढ़ा के क्या कर ली? पहले के बराबर। अब हमने इन जीवों को देखा, क्या देखा? कि अब इन्होंने जनसंख्या जो थी वो जनसंख्या तो बढ़ा के पहले के बराबर कर ली, लेकिन हमने क्या देखा कि अब यहां पे टोटल मिला के अपने पास मान लीजिए 100 इंडिविजुअल थे। जनसंख्या कितनी कर ली? 100, जो कि पहले के बराबर थी। लेकिन अब यहां पे जीवों की प्रतिशतता जो थी वो बदल गई। कैसे? बाढ़ आने से पहले यहां पे 100 जीव थे, लेकिन उसमें 100 में सबसे ज्यादा 70% कौन से थे? वो थे सफेद वाले। लेकिन यहां पे क्या हो गया? ये गुलाबी वाले हो गए अब यहां पे 70%। कितने हो गए? 70%। जबकि यहां पे ये सफेद वाले जो थे, ये सफेद वाले जीव जो थे, ये रह गए केवल और केवल कितने प्रतिशत? ये रह गए केवल 30%। हां कि ना? तो मैंने क्या कहा कि पहले ये जनसंख्या थी जिसमें 3 प्रकार के जीव थे, सफेद वाले, गुलाबी वाले और हरे वाले। ये जनसंख्या है जिसमें केवल 2 ही प्रकार के हैं, सफेद वाले तथा गुलाबी वाले। इस जनसंख्या में सबसे ज्यादा अनुकूलित जीव, सबसे ज्यादा फिट जीव कौन से थे? व्हाइट वाले, तभी तो उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। जबकि इस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा फिट जीव है वो कौन से हैं? गुलाबी वाले, तभी तो उनकी संख्या ज्यादा है। तो मैंने बोला ये क्या बन गई अपने पास? ये एक नई जनसंख्या बन गई। क्या बन गई? नई जनसंख्या, या मैंने कहा नई जाति के रूप में स्थापित हो जाएगी। यस कि नो? तो अब सवाल था कि अगर इस डायग्राम को मैं देखूं तो इस डायग्राम में बोटल नेक प्रभाव कहां दिखाई दिया? बेटा अगर मैं इस पार्ट को यहां बीच में से काटूं तो मुझे ये तो बोतल का चौड़ा भाग और ये बोतल की गर्दन वाला, मुख वाला भाग दिखाई दे रहा है, जहां जीवों की संख्या सबसे कम है, जहां जीवों की संख्या सबसे कम है। तो मैं ये बात कह दूं, ये बात यहां कह दूं कि यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे ही दिखाई दे रहा है बोटल नेक इफेक्ट। यहां पे ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बोटल नेक इफेक्ट। मतलब नेचुरल सिलेक्शन इसी जगह पे हो रहा है। यस कि नो? अब इस जनसंख्या में जीन की आवृत्ति देखिए, ए वाली 70%,
सफेद वाली, गुलाबी वाली 20%, ग्रीन वाली 10%। इस जनसंख्या में देखिए ए वाली 70%, लेकिन कौन सी, गुलाबी वाली, सफेद वाली 30%, और हरी वाली क्या होगी, गायब। हां कि ना, हां कि ना। तो मैंने कहा कि जो नई जनसंख्या बनी उस नई जनसंख्या में कुछ जीन गायब भी हो सकती है, उनकी हानि भी हो सकती है, परंतु यहां पे जीन की आवर्ती में परिवर्तन आ गया। जो यहां 70% थी वो यहां 30% है, और जो यहां 20% थी वो यहां पे 70% है। और जब भी बाई चांस और रैंडमली किसी छोटी जनसंख्या में जीन पूल में जीन की आवर्ती में परिवर्तन होगा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी तो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, और विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो इवोल्यूशन भी होगा। इसको ही बोलते हैं बोटल नेक इफेक्ट, बोटल नेक प्रभाव। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, मैं इसी के माध्यम से एक एक लाइन थ्योरी की एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। चलो भाई, अरे बोल, चलो देख तो लाइन क्या लिख रखी है, ये क्या लिख रखा है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया आदि के कारण, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, हमने प्राकृतिक आपदा क्या ली थी, बाढ़ आदि के कारण एक जीव संख्या के कुल सदस्यों की मृत्यु, जीव संख्या के कुछ सदस्यों की मृत्यु के फलस्वरूप अनुवांशिक प्रभाव, अपवाह, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। बेटा मैंने यही तो बोला कि बाढ़ आ गई तो बाढ़ में पहले 100 थे, 100 में से 90 तो मर गए, बचे कितने, 10, तो उसके सदस्यों की क्या होगी, मृत्यु। तो बचे हुए सदस्यों का क्या हुआ, आगे देखिए, मृत्यु से जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई। हाँ कि ना। अब क्या हुआ, जीव जनसंख्या का मूल आकार मतलब ओरिजिनल कितना था, 100, वो फिर जीवित बचे सदस्यों के बीच संगम से पुनः स्थापित कर लिया जाता है। जीवित सदस्यों के बीच संगम से पुनः स्थापित कर लिया जाता है। मैंने यही तो कहा, पहले कितने थे, 100, बाद में भी कितने हो गए, 100। ये कैसे बने, ये जो जीव बचे थे इन्होंने संगम करके, रिप्रोडक्शन करके इनको दोबारा से स्थापित कर लिया। हाँ कि ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, जिसके फलस्वरूप नई प्रजाति का निर्माण बोटल नेक प्रभाव कहलाता है। बोला इसी के वजह से तो यहां पे नई जनसंख्या और नई जाति का निर्माण हुआ, और नई जाति के निर्माण के इस तरीके को ही क्या बोल दिया, बोटल नेक इफेक्ट। तो इस डायग्राम में बोटल नेक इफेक्ट कहां दिखाया जा रहा है, इस नैरो, इस संकरे वाले भाग में दिखाई दे रहा है, और यहीं पे हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन, यहीं पे हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, फाउंडर इफेक्ट में वातावरण जो थे, आवास जो थे वो अलग अलग थे, लेकिन यहां पे आवास, हैबिटेट क्या है, एक ही है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक आपदा की वजह से इस वातावरण की क्लाइमेटिक कंडीशन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई। और जब भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, और जब विभिन्नताएं होगी तो नई जाति की उत्पत्ति होगी, क्योंकि हमें पहले ही पता है मोर वेरिएशन मोर इवोल्यूशन, नो वेरिएशन नो इवोल्यूशन। चलूं मैं आगे, यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, फिर आगे बढ़े। चलें तो देखें, अब अगला एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अपने पास बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, वो है हार्डी-विनबर्ग नियम। हार्डी-विनबर्ग नियम, आपको बता दूं, ये हार्डी जो है, ये हार्डी एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। क्या था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ये अपने पास क्या है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। जबकि ये विनबर्ग जो है, ये विनबर्ग एक जर्मन वैज्ञानिक था, ये एक जर्मन फिजिशियन था। जर्मन फिजिशियन था। क्या था, ये एक जर्मन फिजिशियन था। तो इन दो वैज्ञानिकों ने एक नई चीज की स्टडी की।
क्या स्टडी की बात करता हूं मैं। इन्होंने क्या स्टडी किया, इन्होंने बताया कि मान लीजिए एक लार्ज पॉपुलेशन है। कैसी पॉपुलेशन है बेटा, अपने पास एक लार्ज पॉपुलेशन है, एक जनसंख्या है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे जीव है। उस लार्ज पॉपुलेशन में होती है रैंडम मैटिंग। उस लार्ज पॉपुलेशन में क्या होती है, रैंडम मैटिंग। पहली कंडीशन पॉपुलेशन कैसी है, लार्ज है। दूसरी कंडीशन उसमें कैसी मैटिंग होती है, बोला उसमें क्या होती है, रैंडम मैटिंग होती है। तीसरी कंडीशन कि लार्ज पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से विभिन्नता उत्पन्न हो, मतलब जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो। मतलब तीसरी कंडीशन थी कि इवोल्यूशनरी फैक्टर्स जो है वो क्या होने चाहिए, यहां पे एब्सेंट। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, इवोल्यूशनरी फैक्टर्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए एब्सेंट। तीन कंडीशन, पॉपुलेशन कैसी हो, लार्ज हो, मैटिंग कैसी हो, रैंडम हो, और इवोल्यूशनरी फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिनसे विभिन्नताएं उत्पन्न हो वो क्या हो, अनुपस्थित हो। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो जीन की फ्रीक्वेंसी, जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी है वो नियत रहेगी, पीडी दर पीडी। तो उसने क्या बोला, तो क्या होगा, तो ये बोला कि जीन पूल में जीन की आवृत्ति पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी नियत बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी नियत बनी रहती है। तो ध्यान रखना, हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला कि एक बड़ी पॉपुलेशन में यादृच्छिक प्रजनन होता है और इवोल्यूशन पैदा करने वाले फैक्टर्स, कारक सारे क्या होते हैं, अनुपस्थित। तो जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, नियत। मतलब यह अवस्था होगी अनुवंशिक संतुलन की अवस्था। ये कौन सी अवस्था होगी, अनुवांशिक संतुलन की अवस्था होगी, जेनेटिक इक्विलिब्रियम की अवस्था होगी। यस की नो। ये बात किसने कही, ये अपने पास हार्डी तथा विनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने कही। अब बात ये कहते हैं कि एनसीईआरटी ने कैसे लिख रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन बहुत ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी माता क्या कह रही है, सुनिएगा। वो क्या कह रहा है, यह नियम कहता है कि यादृच्छिक रूप से, मतलब रैंडम मैटिंग हो गया, से संगम करने वाली किसी बड़ी जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन में एलील आवृत्तियां स्थिर होती हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी नियत बनी रहती है। हां कि ना। तो दो कंडीशन इसने शामिल कर ली कि रैंडमली तो क्या होनी चाहिए, मैटिंग होनी चाहिए, और जनसंख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एलील की या जीन की आवृत्ति क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। हाँ कि ना। तो अगली बात क्या कह रहा है कि जीन कोश सदैव अपरिवर्तित रहता है। मतलब जब जीन की आवृत्ति में परिवर्तन ही नहीं रहेगा तो जीन पूल क्या होगा, नियत, और जीन पूल नियत रहेगा। इसी को तो बोलते हैं अनुवांशिक संतुलन, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाँ कि ना। अब बहुत ध्यान से देखना, हार्डी विनबर्ग ने एक बात कह दी। क्या बात कही कि हार्डी विनबर्ग का नियम केवल बड़ी जनसंख्या पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, केवल बड़ी जनसंख्या पर, तथा विभिन्नताओं को, ध्यान देना, विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारक अनुपस्थित होते हैं। कब लागू होगा, बड़ी जनसंख्या पर। यह बड़ी जनसंख्या पर जब लागू होगा जब विभिन्नता को उत्पन्न करने वाले कारक क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। मतलब इसके लिए कंडीशन थी कि विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारक क्या हो, अनुपस्थित, जनसंख्या क्या हो, बड़ी, और मैटिंग कैसी हो, रैंडम। तभी हार्डी विनबर्ग नियम लागू होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हार्डी विनबर्ग नियम लागू नहीं होगा। अब सवाल था, सर क्या प्रकृति में ऐसा पॉसिबल है, जो कंडीशन हार्डी विनबर्ग ने दी, क्या ऐसी अवस्था प्रकृति में पॉसिबल है? मैं कहूंगा नहीं।
अगर हम प्रैक्टिकली बात करके चलें तो प्रैक्टिकली हार्डी-विनबर्ग का नियम है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अपनी अर्थ है, ये जो अपना वर्ल्ड है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट नहीं है। ये हमेशा क्या हो रहा है? वेरिएबल है। इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है। जब जीवों में लगातार विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है तो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो इवोल्यूशन भी होगा। जबकि हार्डी-विनबर्ग का नियम कब अप्लाई होगा? जब विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं हो। इसलिए ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली हार्डी-विनबर्ग का नियम लागू नहीं होता।